Good afternoon, dear student. This is Abhishek sir, and we are going to study about the periodic classification of element. Right? As we all know very well that we have 118 element in the periodic table, and that elements are going to classified into different groups, periods, and their blocks, their specific features or their properties. In that way we are going to study. पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ गई, वाई वी नीड टू क्लासिफाई देम. सपोज कि आप फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में बच्चे बैठे हुए, राइट. अगर उन सारे बच्चों को हॉल में बैठा दिया जाए और किसी का रोल नंबर बोला जाए, किसी का नाम बोला जाए कि लेट्स सी सूरज और लेट्स सी विकास, तो शायद एक नाम के 15-20 बच्चे खड़े हो जाएंगे. तो हमें कौन सा या कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है या कौन सा बच्चा कैसे अटेंडेंस दे रहा है, राइट. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम स्कूल्स में 1 से लेकर 10 तक या 12 तक जो भी है उनके अलग अलग बैचेस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि हाँ ये सूरज सी का है या ये विकास बी का है या ये लड़की कौन से क्लास की है, कौन से डिवीजन की है. इवन सबका प्रॉपर एक डिवीजन होता है, एक सेक्शन होता है जिधर हम जाके पहचानते हैं कि हाँ ये नाम का लड़का यहाँ पे है, राइट. सेम कंडीशन यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ होती है. अगर सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाके रख दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम कौन है, लिथियम कौन है, बेरिलियम कौन है, बोरॉन कौन है, कार्बन कौन है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उनका रिएक्शंस करेंगे हम, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. टू आइडेंटिफाई देम क्लियरली वी नीड टू क्लासिफाई देम, राइट. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 1 मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स. मेटल आर दोज हु आर रिएक्टिव एंड नॉन मेटल आर दोज आल्सो रिएक्टिव, बट metals donate their electrons to find a bond, but non-metal receive electrons for the compound and for the bond formation. And metalloids are those which possess both the property metal as well as non-metal, right. 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट आखिर बनता कैसे है. तो आपको पता है कि एटम किसी भी मैटर के अंदर, मैटर वो वाला मैटर नहीं जो आप लोग करते हो, हाँ, कि बाहर में बताता हूँ ये वो वाला नहीं. मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, चाहे whether it's solid, whether it's liquid, whether it's gas, but the smallest particle of any substances which cannot be divided is called atom. Is that clear? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है जिसे हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एटम. इज दैट क्लियर? एटम के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट. और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड, राइट. तो इन्हीं एटम से मिलकर एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स, राइट. जैसे आयन हो गया तो आयंस के छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, पूरे आयन के एलिमेंट्स बनाएंगे. वेदर इट्स आयन, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट. सो एटम्स एंड एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स बन गया. एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल क्या होते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, और मेटलॉइड्स दोनों के कैरेक्टर को प्रोसेस करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन वेदर इट्स गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिसीव इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? नाउ बात आती है क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्लासिफिकेशन क्यों किया गया. तो मैंने आपको बताया, फॉर नोइंग them very well, for identify them very well, we need to classify all the element according to their characters or the specific features.
इज दैट क्लियर? सो नाउ एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था डॉबरिनर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट डॉबरिनर. Let's talk about Dobereiner. Now, Dobereiner ने अपना ट्रायड्स दिया. एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था डॉबरिनर्स, राइट? और उन्होंने एक थियरी दी जिसका नाम था डॉबरिनर ट्रायड्स. ट्रायड मतलब होता है तीन. ट्रायड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ थ्री. अब इसमें इन्होंने क्या किया, पहले तो जो इनका बेसिक था वो ये था कि ऑल दी एलिमेंट शुड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर. इन्होंने सारे एलिमेंट जो भी उस समय नोन थे, उस समय उतने 118 एलिमेंट नोन नहीं थे, जो भी 15, 20, 25 जो भी थे उस समय नोन, उनको उन्होंने उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने इसको रखा. और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया जिसका नाम था डॉबरिनर ट्रायड्स. ट्रायड्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री. इज दैट क्लियर? उन्होंने थ्योरी में बताया कि जैसे मान लिया कि उन्होंने एक ग्रुप लिया जिसमें तीन एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तीन एलिमेंट्स को उन्होंने लिया एक ग्रुप में, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनका नाम है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. और उनके एटॉमिक मासेस जो है वो इस प्रकार हैं. लिथियम के आप देखो, लिथियम के कितने हैं, सोडियम के कितने और पोटेशियम. तो लिथियम जो है वो है 6.9, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 39.1. अब इन्होंने ये बोला इनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि जो मिडल एलिमेंट होगा, मिडल एलिमेंट कौन है यहाँ पे? सोडियम. मिडल एलिमेंट जो होगा वो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा. So in his theory he said that if we are going to add the two masses of first and last element and will be divided by 2, then we can get the approximate atomic mass number of the second elements. Is that clear? Let's see कैसे होता है. इनको हम A बोलते हैं, इनको B और इनको C नाम दे देते हैं ऐसे, राइट? तो इनका जो रूल था वो ये था A plus C divided by 2 is equal to B. वो आना चाहिए, राइट? देखते हैं कैसे आ रहा है. एटॉमिक मास को हम लिखते हैं. ए का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 6.9 प्लस सी का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 39.1 अपॉन 2, राइट? अब देखते हैं, इनको ऐड करते हैं. 9 और 1 10 हो गया, 0 4 0 हो गया, ठीक है. और यहाँ पे 6 और 9 कितने हो गए? 15, तो 5 और एक हमारा वहां से कैरी था तो यहाँ पे 6 हो गया, राइट? 9 1 10, 1 कैरी था, 9 और 6 15 और 1 16, 6 हो गया. और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है. 3 और 1 4, 46. यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट क्या आगे 0 है तो हम इसको यहाँ पे ले नहीं सकते, राइट? उसको हम वैसे हटा भी सकते हैं. तो 46/2 आया, तो 46 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 23. अब आप देखो ध्यान से कि 23 जो है वो किसका एटॉमिक मास नंबर है? सोडियम का. इज दैट क्लियर? राइट? तो इन्होंने यही बोला था कि अगर हम तीन ग्रुप में, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को लेते हैं, एक ग्रुप में अगर हम 3 एलिमेंट्स को लेते हैं और पहले और तीसरे वाले एलिमेंट को, उनके एटॉमिक मास नंबर को अगर ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? बट इनकी इस थियरी को कुछ ही एलिमेंट तक फॉलो हुआ, सारे एलिमेंट्स इनके थियरी को फॉलो नहीं किए. जैसे सपोज कि हम यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या इनका एटॉमिक मास नंबर बीच वाले एलिमेंट का आता है कि नहीं. तो लेट्स फाइंड आउट.
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 3 ट्राइड्स और लेते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 3 ट्राइड्स ले लिया हमने। क्लोरीन को हमने A मान लिया, ब्रोमीन को B मान लिया, आयोडीन को हमने क्या मान लिया, C। अब इनके एटॉमिक मासेस नंबर लिख देते हैं। क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का जो होता है वो 79.9 होता है, और आयोडीन का होता है 126.9। राइट। सो अकॉर्डिंग टू रूल इनके हिसाब से क्या था कि A और C को ऐड कर देंगे तो B का एटॉमिक मास नंबर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर। A plus C divided by 2, is that clear? A क्या है 35.5 और C क्या है 126.9। तो 126.9 plus 35.5 को ऐड कर देते हैं। 4 1 कैरी हो गया, 11 1 12 2 1 and 5 6 162.4। कितना आया 162.4 डिवाइडेड बाई 2। इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0.22 जा 4। कितना आया 81.2। पर क्या 81.2 एटॉमिक मास नंबर ब्रोमीन का है? नहीं है। बात समझ में आई? तो यही था इनका कि इनके जो नियम थे वो कुछ एलिमेंट्स फॉलो किए, कुछ ट्रायड्स, कुछ ग्रुप ने इसको फॉलो किया, बट सारे ग्रुप वाले, सभी एलिमेंट्स के ग्रुप वाले, सभी ट्रायड्स इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, इनके हिसाब से नहीं आ रहे थे। जैसा कि हमने देखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ट्रायड लिया हमने, क्लोरीन और आयोडीन को ऐड किया और यहाँ पे आया 81.2, बट यहाँ पे उसका रियल एग्जैक्ट एटॉमिक मास नंबर है 79.9। So that is why this theory got rejected. Is that clear? So डॉबरेटर थियरी क्या था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको हम ट्राइड्स बोलते हैं, और उन्होंने बोला कि अगर हम पहले और तीसरे एलिमेंट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो दूसरे एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। बट ये नियम, ये इस रूल को सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ने फॉलो किया, बाकी सब एलिमेंट ने फॉलो नहीं किया, इसलिए इनकी थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव। जो ये पहले साइंटिस्ट है डॉबरेनर, अब दूसरे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी अलग थियरी दी, उनकी थियरी देखते हैं। और जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। The second scientist who came to classify the element was Newland, and he has given Newland's law of octave. Octave means होता है 8, group of 8. Is that clear? अब न्यूलैंड जब आए तो इन्होंने भी सेम वही एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सारे एलिमेंट को रख दिया, और इन्होंने बोला, इनकी जो थियरी थी वो ये थी, he said that every 8 element, if you are starting from the 1, then every 8 element will show the similar property of their first one. मतलब ये कि हर 8वां एलिमेंट, हर आने वाला 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ क्या करेगा, सिमिलरिटी शो करेगा। ये किसने बोला? न्यूलैंड ने। देखते हैं न्यूलैंड की थियरी में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे न्यूलैंड्स की कुछ थियरी है, अब मैं उसको आपको बताता हूँ कि कैसे उनकी थियरी में चीजें आ रही हैं और कैसे नहीं आ रही हैं। जैसे आपको पता है सारे गामा पा होता है, तो सारे गामा पा धा नी के बाद फिर से सा आता है, राइट? तो सा फिर से पहले वाले के साथ सिमिलरिटी शो करेगा कि नहीं करेगा? इज दैट क्लियर? सेम उन्होंने इन 7-8 सुरों में क्या रखा है, अपने एलिमेंट्स को रखा है, और उन्होंने बताया कि सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा आता है। वैसे ही सेम यहाँ पर हर 8वां एलिमेंट जो होगा वो पहले के साथ क्या करेगा, सिमिलरिटी शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, उनका मैं टेबल बनाता हूँ और उनको बताता हूँ कि कैसे वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, हाइड्रोजन है,
लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद फिर है फ्लोरीन एंड सोडियम एंड देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, और उसके बाद आता है फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। और तीसरी जो ग्रुप उनकी स्टार्ट होती है वो ये है क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, क्रोमियम एंड देन टाइटेनियम, मैंगनीज Mn एंड सल्फर के नीचे फिर आता है क्या, राइट। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने ये बोला कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट, ये 1 है हुआ और ये क्या हुआ 8th एलिमेंट हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम ग्रुप को स्टार्ट करते हैं 1 से, तो हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर इसको फर्स्ट मानेंगे तो ये 8 आएगा, इसको फर्स्ट मानेंगे तो ये 8 आएगा, इसको मानेंगे तो ये आएगा। मतलब जिसको हम फर्स्ट मानेंगे उसके नीचे वाला क्या होगा, आठवां एलिमेंट आएगा। और इनके कहने के मुताबिक ये था कि हर आठवां एलिमेंट अपने पहले के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, सोडियम लिथियम के साथ करेगा, मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ करेगा, एल्यूमिनियम बोरॉन के साथ करेगा, सिलिकॉन जो है कार्बन, फास्फोरस नाइट्रोजन, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ शो करेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं अभी बताता हूँ कि क्या कौन सी चीजें शो कर रही है, कौन सी चीजें शो नहीं कर रही है। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन जनरली हाइड्रोजन यूज्ड टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में रिसीव करवा दें तो वो हीलियम बन जाएगा, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रिसीव करता है तो वो नियॉन बन जाता है, राइट। तो इनके रिसीविंग कंडीशन के हिसाब से कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, ये सिमिलर है, राइट। मतलब पहला और आठवां सेम हो गया, तो यहाँ पे न्यूलैंड जो है करेक्ट है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये दोनों सिमिलर हो गए, करेक्ट। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये दोनों सिमिलर हो गए, करेक्ट। इनके भी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके भी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों करेक्ट। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 होता है, ये भी करेक्ट। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में जो होते हैं, इनकी जो पेयरिंग होती है रिसीविंग की, वो 3 होती है, फास्फोरस की भी 3 होती है, ये दोनों भी करेक्ट हो गए। सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है और सल्फर भी करेक्ट है, राइट। अब आप सिर्फ इस ग्रुप को देखो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ, तो ये 8 होगा, और अगर ये इसको फर्स्ट मानेंगे तो ये 8 हुआ, राइट। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये 8 हुआ, और इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये वाला 8 हुआ, राइट। अब आप देखो, इन्होंने बोला कि हर आठवां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, तो आयरन भी सल्फर के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। बट यहीं पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि सल्फर जो है वो है नॉन मेटल, और जो आयरन है वो क्या है, मेटल, राइट। सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, आयरन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, Fe2 Fe3+ बना के, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, तो कैसे ये सिमिलर हो गए? बात समझ में आ रही है ना? इन्होंने क्या बोला, व्हाट न्यूलैंड सेड दैट एवरी 8 एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट, राइट। हमने मान लिया, हम उसको अपने हिसाब से चेक करें, राइट। तो कहीं एक कंडीशन तक आते आते वो चीज लागू हुई, बट हमने देखा कि एक ही ग्रुप में, अगर ये वाले ग्रुप में ऊपर से 2 एलिमेंट नॉन मेटल आ रहे हैं और तीसरा मेटल कैसे आ गया? फिर ये भी तो नॉन मेटल होना चाहिए, ये भी तो इससे सिमिलरिटी शो करना चाहिए ना, राइट। तो इसीलिए ये सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, आयरन जो है वो मेटल है। तो इनकी थियरी भी कुछ एलिमेंट्स तक, जैसे कैल्शियम तक, इनकी थियरी भी क्या की है बेटा, इनकी थियरी भी, इनके रूल्स जो है कैल्शियम तक जो अप्लाई थे, उसके बाद के एलिमेंट इनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई दे वर गॉट रिजेक्टेड।
इज दैट क्लियर? तो हमने दो रूल्स अभी पढ़ा, एक डॉबरीनर, दूसरा न्यूलैंड्स लॉ, राइट? तो डॉबरीनर की थियरी में ये था, व्हाट वाज द डॉबरीनर थियरी? उन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला पहला और तीसरे एलिमेंट को अगर प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर होगा। तो वहां पे हमने देखा एक दो ट्रायड से फॉलो कर रहे थे, बाकी वाले इनको फॉलो कर नहीं कर रहे थे, तो उनकी थियरी भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। दूसरे साइंटिस्ट जो आए एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, हिज नेम वाज द न्यूलैंड्स एंड ही हैज गिवन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने 8 एलिमेंटों का ग्रुप बनाया एंड ही सेड दैट एवरी 8 एलिमेंट विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट, बट उनके भी रूल्स को कुछ एलिमेंट्स तक फॉलो हुए बट उसके बाद वाले एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अबाउट न्यूलैंड्स लॉ एंड डॉबरीनर। न्यूलैंड लॉ भी रिजेक्ट हो गया, डॉबरीनर लॉ भी रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स लॉ। इज दैट क्लियर? थैंक यू।